प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, आज हम मेरे क्लास टेंथ के अंदर जो हमने टॉपिक छोड़ा था पीछे, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के अंदर आज जो महत्वपूर्ण चीज आ रही है वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें 3 विधियां हैं। ठीक है, 3 विधियों के अंदर सबसे पहली विधि इसके अंदर आती है जिसका नाम है रूढ़ पद्धति। नाम ध्यान रखिएगा, रूढ़ पद्धति सबसे सिंपल विधि है ये। और इस विधि के अंदर हम ये कहते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है वह जिस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया गया है उस प्राकृतिक स्रोत के नाम के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो, इसमें मैं पहले लिख देता हूं कि प्राकृतिक स्रोत या किसी भी वस्तु से, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त या यौगिक को किस स्थान से प्राप्त किया गया है, प्राप्ति स्थान के नाम के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला देखो, सबसे पहली चीज अपन यहां पर लिखते हैं क्रमशः संख्या क्या है, कौन सा यौगिक ले रहे हैं, फिर यहाँ सूत्र ले लेते हैं यौगिक का। ठीक है, फिर उसके बाद यौगिक का नाम ले लेते हैं और यौगिक का नाम लेने के बाद हम इसके अंदर ये लेंगे इसका प्राप्ति स्थल क्या है। प्राप्ति स्थल क्या था, प्राप्ति स्थल के नाम के आधार पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे हम सूत्र लेते हैं, आपके पढ़ा हुआ होगा, सूत्र है जैसे CH4, जानते हो है ना, इसका नाम क्या है, मेथेन। नाम है इसका मेथेन। लेकिन जब रूढ़ पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्स गैस के, मार्स जो होती है इसको नाम दिया गया है मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस का मतलब होता है मार्स लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है दलदली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, दलदली। आपको पता होगा, सब कहते हैं कि दलदल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है तो एक तो उसके अंदर धंसने से और उसके दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। तो दम घुटने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ये गैस मेथेन जो होती है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो पहला कौन सा है, मेथेन है। मेथेन को हम क्या कहते हैं, रूढ़ पद्धति के हिसाब से मार्स गैस, और मार्स का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। ठीक है, दूसरा जैसे अपन इसका नाम सूत्र लेते हैं CH3OH। ठीक है, CH3 को हम अपनी भाषा में जनरली कहते हैं मेथेनॉल। क्या कहते हैं, मेथेनॉल। ठीक है, और इसका रूढ़ पद्धति के अंदर नाम दिया गया है कास्ट स्पिरिट। स्पिरिट जो शब्द आता है हाथ में लेते ही जो पदार्थ क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, तो कास्ट स्पिरिट। अब कास्ट स्पिरिट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके कास्ट यानी लकड़ी जो होती है, लकड़ी के भंजक आसवन से इसे प्राप्त किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कास्ट स्पिरिट। लकड़ी के भंजक आसवन से, मेथेनॉल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तीसरा इसका नाम है इसके अंदर वो है HCHO। देखो, ये सूत्र याद रखना है आपको, HCHO। मैंने ये अपनी फर्स्ट क्लास जो थी, सेकंड क्लास सॉरी, उस सेकंड क्लास के अंदर जब अपन ने इसमें कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था तब उसमें बताया था। ये है HCHO जिसे नाम दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना है, इसमें हम लेंगे HCOOH जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब फॉर्मिक अम्ल जो है, अब फॉर्मिक अम्ल जब इसका नाम भी फॉर्मिक अम्ल ही दिया गया है और IUPAC में इसे वैसे क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखो
नाम पड़ा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है लैटिन भाषा का शब्द एक आता है जिसका नाम है फॉर्मिका। फॉर्मिका से लिया गया है और जिसका मतलब होता है लाल चींटियां। क्या नाम दिया गया? लाल चींटियां जो होती है। तो ये फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया है। आप जानते हैं आसवन करना, आसवन विधियां जो होती है, आसवन में क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का आसवन करना, यानी मिश्रण में से अगर शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना है तो आसवन करने के लिए क्या करेंगे हम, कि उस पदार्थ को बहुत ज्यादा उच्च ताप के ऊपर गर्म करते हैं, उबालते हैं। तो जो ये लाल चींटियां होती है, इन लाल चींटियों को, ठीक है ना, पानी के साथ में मिलाकर और उबाला जाता है, जिससे लाल चींटियों के जो डंक होता है उस डंक के अंदर ये एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये इस फॉर्मिक एसिड को इसके आसवन के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये शब्द आता है फॉर्मिक अम्ल के लिए। और चौथा हम लेते हैं जिसे आप जानते हो, इसका सूत्र है CH3, जैसे COOH। ठीक है, इसको हम कहते हैं यहां पर यूं जनरल भाषा में ले तो इसको एथेनोइक अम्ल कहा जाएगा, एथेनोइक अम्ल। और यूं लेते हैं अपन इसके हिसाब से तो इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी जो लिया गया है शब्द, वो एसिटिक अम्ल लिया गया है एसिटम। एसिटम का मतलब होता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सिरका। सिरका जो तेल, अचार के अंदर जो खटाई के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है जिसे अपन सिरका बोलते हैं, तो CH3COH एथेनोइक अम्ल है, जो एसिटिक अम्ल कहते हैं जिसे रूढ़ पद्धति के अंदर। और एसिटम, एसिटम मतलब होता है सिरका, यानी सिरके से प्राप्त होने के कारण इसका नाम दे दिया एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 नाम और ले लेते हैं, क्योंकि हम ये 10th के हिसाब से ले रहे हैं तो अपन को 10th के लेवल के हिसाब से ही बताना है। देखिए, अब इसके बाद जैसे अपन ने 4 नाम लिए, अब आगे वाला नाम जैसे अपन सूत्र लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूं, तो सूत्र के अंदर अपने आता है जैसे CH3 CHOH और COOH। अब देखो ये अगर यूं IUPAC के हिसाब से अगर अपन इसका नाम लिखते हैं तो IUPAC के हिसाब से तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए इसमें आ जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये इसका वास्तविक नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ये IUPAC पद्धति है जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये इसका जो नाम दिया गया है वो वास्तव में नाम दिया गया है लैक्टिक अम्ल के रूप में, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब लैक्टिक अम्ल जो वर्ड दिया है वह वर्ड भी आगे लैक्टम शब्द से लिया गया। लैक्टम का मतलब होता है दूध, यानी दूध के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वह लैक्टिक अम्ल है। तो दूध से प्राप्त होने के कारण इसका नाम पड़ गया लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो आपके 10th के अंदर तो ये 5-6 उदाहरण दिए हुए हैं रूढ़ पद्धति के अंदर कि भाई इसका नाम क्या है, किससे प्राप्त किया गया है, किसके हिसाब से आप इसका नामकरण करेंगे। लेकिन इसके अंदर रूढ़ पद्धति के अंदर है ना, हम 3 नाम और पढ़ेंगे जो 10th क्लास में हर बार बोर्ड के अंदर एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है। वो हालांकि सवाल समावता से संबंधित है, लेकिन ये जो नाम और सूत्र जो आएंगे वह रूढ़ पद्धति के अनुसार पूछे जाएंगे। वो कैसे लेते हैं हम, देखो आप क्या होता है इसमें कि रूढ़ पद्धति में ही श्रृंखलाएं जो होती है कार्बन परमाणु की श्रृंखला के हिसाब से नामकरण किया जाता है। तो रूढ़ पद्धति ले रहे हैं अपन अभी। ठीक है, रूढ़ पद्धति में 3 नाम चलते हैं। सबसे पहला आता है साधारण नाम। ठीक है, साधारण नाम, साधारण का मतलब होता है कि जब कार्बनिक यौगिक कोई भी दिया जाए तो उस यौगिक के अंदर कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है
वो अगर सीधी हो, बिल्कुल सीधी श्रृंखला होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी अन्य समूह नहीं जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको साधारण नाम के से जाना जाएगा। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं इसका, तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे मैं लेता हूं, ये लिखा हुआ है CH3 CH2। अब इसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ी कार्बन परमाणु की श्रृंखला लंबी लेंगे। अब देखो इसमें 5 कार्बन आ रहे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब श्रृंखला के अंदर ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में इन 5 कार्बन और इन हाइड्रोजन के अलावा और कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम 5 कार्बन के हिसाब से इसको पेंटेन कहा जाता है, ठीक है। और इसके नाम के आगे एक तो लगेगा हाइफन, और इससे पहले ना स्मॉल n लिखा जाता है। स्मॉल n का मतलब ये है कि ये एक साधारण या सामान्य कार्बनिक यौगिक है, जिसमें कोई भी अन्य समूह इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब एक ये उदाहरण हुआ, और कोई उदाहरण लेना चाहो, जैसे अपन 3 कार्बन का भी ले सकते हैं, या अब ये जैसे 5 कार्बन का था, तो ये हम लेते हैं, जैसे श्रृंखला बढ़ाते जाओ आप, ये इस तरह से, जैसे मैंने ये श्रृंखला बनाई, अब इसमें अपन कार्बन गिनते हैं, तो इसमें तो 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए शब्द आता है प्रोप, प्रोप से बनता है एल्केन है, तो प्रोपेन के रूप में लिखा जाता है, और आगे क्या लिख देंगे अपन, N, ठीक है। अब इसमें देखो आप कितने कार्बन बनते हैं, तो इसमें श्रृंखला कितने की है, 1 2 3 4 5 6 और 7 की है, तो 7 के लिए शब्द जो आता है वो आता है हेप्टेन, हेप्टेन लिखा जाएगा, और इसके आगे क्या लिखा जाएगा, N, यानी साधारण, यानी श्रृंखला में, ठीक है, कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला के अलावा इसमें कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं हो, तो उसे अपन साधारण नाम से जानेंगे, ठीक है। अब दूसरा हम जो इसका नाम ले रहे हैं, दूसरा और तीसरा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 11th के अंदर साइंस लेते हो, तो साइंस के अंदर जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें वहां दोनों जो नाम आएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम अब सेकंड नंबर लेते हैं क्या, देखिए अब सेकंड नंबर जो आता है इसका नाम वो है आइसो समूह। अब शब्द आता है आइसो समूह, ठीक है, ISO, आइसो समूह। आइसो समूह का मतलब ये है कि कार्बन परमाणु की या कार्बन परमाणु श्रृंखला में सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है, कौन सा, श्रृंखला का सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर ये स्थिति रहती है, ये वाली ये स्थिति, यहां पर तो ये लास्ट कार्बन होगा, और इसके इधर, या ये कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर, जैसे छोटी क्लासों में बताया जाता है ना, तो छोटी क्लासों में यूं बताते हैं कि भाई इसके अंदर ये CH3 CH3 और ये CH3 है। अब देखो, आप इसको श्रृंखला अगर अपन बनाते हैं, तो श्रृंखला ये 3 कार्बन की है। अब यहां से श्रृंखला शुरू करते हो तो ये दूसरे नंबर पे है, और ये श्रृंखला 3 है ना, तो सेकेंड लास्ट कार्बन इधर से हो गया। और अगर श्रृंखला यहां से मानते हो तो ये लास्ट कार्बन है, तो इस लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर, या सीधा कह सकते हो कि अगर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, मैं केवल छोटी क्लास के हिसाब से बता रहा हूं, 11th 12th के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 11th 12th में ये बताया गया है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर ये कार्बन जो है सेकेंड लास्ट वाला, यह 2 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री का मतलब होता है कि श्रृंखला में ये कार्बन जो है ये इधर से और इधर से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ से, और इसकी एक श्रृंखला खाली रह जाती है, यानी इसमें एक समानता कम है। एक समानता का मतलब इसमें कोई ना कोई समूह अगर जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम आइसो समूह के नाम से जानते हैं। और इसको सीधा सा अपने 10th के हिसाब से अगर अपन लेते हैं, तो 10th में जैसे मैंने आपको उदाहरण बताता हूं, तो ये CH3 CH2, ये CH3 और ये CH3, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक अपने ले लेते हैं जैसे यही उदाहरण, ये CH3 और ये CH3। अब पहले आप श्रृंखला बनाओ, देखो श्रृंखला है ये 5 कार्बन की श्रृंखला है। अब
सॉरी 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब यहाँ से देखते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे, यानी ये सेकंड लास्ट कार्बन हो गया। अब सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर अपन स्थिति देखते हैं तो देखो आप इसको यूं दर्शाएंगे कि ये सेकंड लास्ट कार्बन है और इस पे ये वाली स्थिति आ रही है, ये कौन सी, CH, ये स्थिति आ रही है। तो इसका मतलब ये समूह जो होगा या इस यौगिक का जो नाम होगा वो किसके रूप में बताएंगे हम, आइसो के रूप में बताएंगे। अब आइसो के रूप में कैसे बताया जाएगा, तो सबसे पहले इसमें आप सीधा लिख दो आइसो, आगे क्या लिख देंगे हम, आइसो शब्द लिख देंगे, ठीक है। फिर पूरे यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 तो ये हो गए और पांचवा कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो 5 कार्बन है। और 5 कार्बन के लिए हम हमेशा पेंटेन, पेंट शब्द का उपयोग करते हैं और इसमें सभी एकल बंध है, एक एल्केन यौगिक है, इसलिए इसका नाम आ जाएगा आइसो पेंटेन, ठीक है। तो वापस सुन लेना, यदि श्रृंखला के सिरे से सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु पर अगर ये स्थिति हमें दिखाई देती है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन होगा, इधर CH3 होगा और ये आगे श्रृंखला से जुड़ा हुआ रहेगा और इसके साथ में इधर कोई भी और समूह जुड़ा हो, तो कैसे, चलो मैं इसका एक और उदाहरण ले लेता हूं, आपको 11th के हिसाब से बता देता हूं। तो 11th के हिसाब से अगर अपन इसका इसी का ही उदाहरण लेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, इधर आया CH3, ठीक है, और इधर मैंने जोड़ दिया Cl, जरूरी नहीं है CH3 समूह Cl है। अब आप इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो यहां पर हमने नाम लिखा है आइसो पेंटेन, पेंटेन इसलिए लिखा क्योंकि पूरे के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5 कार्बन की संख्या है। यहां देखिए आप, इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। ये क्लोरीन परमाणु है, ध्यान रखिएगा, कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन के हिसाब से जब इसका नाम लिखा जाएगा तो इसको लिखते हैं आइसो, अब ये ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटिल होगा, आइसोब्यूटिल, और पीछे वर्ड आएगा इसका क्लोराइड, ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। और अब यहां पर इसका नाम लिखना है, तो देखो श्रृंखला कितने की है, 3 की, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर यहां से इस तरफ ये CH समूह आ रहा है, तो CH समूह आ रहा है, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो टोटल यौगिक में कार्बन की संख्या 1 2 3 और कितनी है, 4 है। तो 4 के हिसाब से जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आइसो समूह, आइसो समूह का मतलब भी यही है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर ये स्थिति होती है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, अगर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो CH3 जुड़ा हुआ है तब तो पूरे कार्बन गिन लो, और CH3 के अलावा और कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट अपन लेते हैं इसका तीसरा समूह जो है नियो, ठीक है। देखो आप नियो के हिसाब से कैसे लेंगे, देखिए तीसरी आती है इसके अंदर, वो है नियो समूह। कौन सा समूह है, नियो, जिसे क्या लिखते हैं NEO के रूप में लिखा जाएगा। उसमें क्या था कि श्रृंखला या सेकंड लास्ट कार्बन पर ये स्थिति होनी चाहिए। अब नियो में क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देंगे हम, ठीक है। अब नियो समूह जो होगा ना उसको यूं दर्शाएंगे, यहां से ये इस तरह से, ठीक है। अब ये कैसे दर्शाते हैं आप, चलो इसकी परिभाषा ले लेते हैं। तो परिभाषा में आपको बताना है कि श्रृंखला में या श्रृंखला के सेकंड लास्ट कार्बन पर यदि यह स्थिति हो, कौन सी, इधर से तो ये श्रृंखला में जुड़ा हुआ रहेगा, इधर और इधर लास्ट में क्या आएगा CH3 और इधर ये 2, यानी कार्बन की 2 संयोजकताएं क्या हो जाएगी, फ्री। इसमें एक संयोजकता फ्री थी, इधर से इसमें 2 संयोजकताएं फ्री आ जाएगी। तो ये कौन सा, पर ये समूह दिखाई दे या समूह हो
तो इसे नियो के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब नियो के रूप में कैसे लिखा जाएगा वो देखो आप, मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। आप इसमें कैसे नाम लिखते हैं, जैसे देखो CH3 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 और CH3, जैसे एक ये यौगिक ले लिया और दूसरा यौगिक मैंने लिया CH3 CH, इधर CH सॉरी इधर एक और CH3 जोड़ देते हैं, ये CH2 और CH3। ठीक है, अब आपको इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए देखो आप पहले सबसे पहले श्रृंखला कितने कार्बन की है, सीधी श्रृंखला बनाओ, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, अब श्रृंखला के अंदर सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, इधर से लेते हैं तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है। इधर से अगर श्रृंखला यहां से शुरू करते हो तो ये सेकंड लास्ट है, और श्रृंखला यहां से शुरू करते हो तो ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। अब इस सेकंड लास्ट कार्बन पर देखो आप, इस कार्बन के ऊपर ये 1 और ये 2 कितने समूह जुड़े हुए हैं, 2 समूह जुड़े हुए हैं। ऐसा का ऐसा इसमें भी है, इसमें देखिए आप ये 1 और ये 2 समूह जुड़े हुए। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो नाम के अंदर सीधा सा बता दीजिए आप कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। तो 5 के लिए हमने शब्द लिया था पेंटेन। तो यहां जब आप इसका नाम लिखोगे तो आगे वर्ड क्या लगा दोगे, नियो। तो इसको यूं लिखेंगे हम, नियो पेंटेन। क्या लिखेंगे, नियो पेंटेन। अब इसमें देखो आप कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, छठा कार्बन ये हो गया। तो 6 के लिए हेक्सेन शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम आ जाएगा नियो हेक्सेन। क्या नाम आ जाएगा, नियो हेक्सेन के रूप में। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो रूढ़ पद्धति अपन लेते हैं, तो रूढ़ पद्धति के अंदर ये आपको आइसो और नियो तो है ही, और एक आता है नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे आता है वो एक अपन सवाल ले लेते हैं। ठीक है, सवाल ये आएगा, ठीक है देखो आप, कोई भी एक आपको अणु सूत्र दे देंगे। ठीक है, अब जैसे सवाल मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, कि जैसे C5H12 C5H12 अणु सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक द्वारा कौन कौन सी संरचना दर्शाई जाती है। ठीक है, या C5H12 अणु सूत्र द्वारा कितने समावयवी प्राप्त होते हैं, प्रत्येक का सूत्र और नाम लिखिए। ये सवाल आता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, 100% सवाल आता है कि C5H12 अणु सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं दर्शाई जाती है, या C5H12 अणु सूत्र द्वारा कितने समावयवी प्राप्त होते हैं, प्रत्येक का सूत्र और क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो आपके पास में अणु सूत्र है C5 और H क्या है, 12 है। ठीक है, C5H12। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमने 3 नाम पढ़े थे। पहला नाम पढ़ा था साधारण, दूसरा लिया था कौन सा, आइसो। ठीक है, और तीसरा कौन सा लिया था, नियो। अब आपको है ना इसमें इस सवाल के अंदर ये 3 चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखो साधारण भी बनाएंगे, आइसो भी बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, नियो भी बनाएंगे। अब याद रखना है सबसे पहले साधारण में देखो कार्बन कितने हैं, 5। कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 और 5। साधारण का मतलब हुआ इसमें कोई भी समूह जुड़ा हुआ नहीं है,
तो सीधे के सीधे 5 कार्बन लिख दिए। अब कार्बन की बराबर कर दो संख्या। अब देखो यहाँ पर हमेशा देखो इधर सिंगल बॉन्ड है तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, इधर 2 बंद है तो संयोजकता को पूरा करने के लिए 2, फिर इधर 2 बंद है इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए 2, फिर इधर बंद है CH2 और लास्ट वाले पे आ जाएगा CH3। ठीक है, ये नाम आ गया नॉर्मल, क्या कहते हैं इसको, पेंटेन। ये आंसर बता रहा हूं मैं इसका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साधारण। अब जैसे इस सूत्र के आइसो और नियो समूह बनाने हैं ना, तो आप क्या करो, श्रृंखला जो है कार्बन की वो धीरे धीरे छोटी करते जाओ। अब आइसो के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 कार्बन ले लेंगे, 5 की जगह कितने ले लेंगे, 4। ठीक है, अब सेकंड लास्ट कार्बन ये, तो इसके साथ में एक क्या जोड़ दिया मैंने, CH3। ठीक है, अब यहाँ जोड़ दो CH3, इधर CH3, इधर आ जाएगा CH2 और इधर क्या जाएगा CH। देखो आप इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर, जब सेकंड लास्ट कार्बन की बात की जाती है तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, CH। तो ये किसका समूह हो गया, ये आइसो आ गया। अब आइसो के लिए देखो 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। पहले का आया नॉर्मल पेंटेन। और तीसरा कौन सा रहा हमारे पास, नियो समूह। तो नियो में पहले सीधी श्रृंखला 5 की थी नॉर्मल में, फिर हमने आइसो में एक श्रृंखला एक कार्बन कम कर दिया और उसको श्रृंखला में जोड़ दिया। अब नियो में क्या करेंगे, 2 कार्बन कम करेंगे और श्रृंखला कितने की बनाएंगे, ये 3 कार्बन की बनेगी। ठीक है, और यहां जोड़ देंगे CH3 और इधर भी जोड़ देंगे CH3। अब देखो CH3 इधर, CH3 इधर। अब इन सब के अंदर देखिए आप, अब ये बीच वाला कार्बन, श्रृंखला के बीच वाला, ये इसमें क्या आ रहा है, देखा आपने, समझ गए कि बीच वाले कार्बन के अंदर या सेकंड लास्ट कार्बन पर ये स्थिति आ रही है, कौन सी, ये लेते हैं अपन, ये स्थिति ले रहे हैं जो किसको प्रदर्शित करती है, नियो समूह को। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसमें कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के हिसाब से नाम पड़ेगा नियो पेंटेन। क्या नाम पड़ेगा, नियो पेंटेन। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड के हिसाब से ध्यान रखना है। ये सवाल, इस सवाल के अंदर आपको बताना है, देखो कोई भी चाहे 6 कार्बन का दे दें आपको, तो 6 में पहले सीधी श्रृंखला बना देना 6 की, फिर सेकंड लास्ट कार्बन यानी 6 से 5 की श्रृंखला बना के एक श्रृंखला में जोड़ दो, फिर एक और कार्बन कम करके उसको जोड़ दो। ऐसे करके इसमें क्या बनते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो समूह प्राप्त होते हैं। तो ये पहली पद्धति है जिसे हम कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं, रूढ़ पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको पहली पद्धति बताई है, रूढ़ पद्धति। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है ना, देखिए 10th क्लास है तो 10th क्लास के हिसाब से है ना, हम क्या करते हैं, इन टॉपिक को धीरे धीरे लेंगे, क्योंकि देखो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है ये। ठीक है ना, इसमें अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।